नमस्कार, मेरा नाम है प्रखर तिवारी और आप देख रहे हैं मेजर पॉइंट। सर, आज का पहला पॉइंट ये है कि इस्माइल बघई ने कहा है कि ईरान और ओमान हॉर्मुज को लेकर एक समझौते की तरफ बढ़ रहे हैं और साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही एक जॉइंट स्टेटमेंट आएगा दोनों देशों की तरफ से। इस पर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? देखो प्रखर, दो बातें हैं। पहले तो ओमान ने मना कर दिया। ओमान हर समय ये कहता है कि, और ओमान ऑन रिकॉर्ड ये कह चुका है पहले भी, कि हमारा हक है, लेकिन हमारा हक सिर्फ ओमानी पानी पर है। ओमानी पानी के बाहर जो पानी है उस पर ओमान का हक नहीं है, और ये ब्लॉकेड ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम इसको सपोर्ट नहीं करते। दो तीन चीजें हुई हैं जिसकी वजह से सारा का सारा मामला चेंज हो गया। दो तीन चीजें हुई, अब मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि ये हुआ क्यों है। पहले क्या हुआ है समझने के लिए क्यों हुआ है जानना जरूरी है जी। देखिए, ऐसा है, कम लोगों को यह शायद बात याद होगी, 28 तारीख को जब अटैक हुआ था, 28 फरवरी को, तो 26 तारीख को, यानी कि 48 घंटे पहले, उससे भी कम एक्चुअली, उससे भी कम, ओमान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने यह बोला था, और पब्लिकली उनका ट्वीट है पब्लिकली, कि बात ओमान की हो गई है ईरान से, और ईरान हर चीज पे बात करने के लिए तैयार है, इंक्लूडिंग न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है जी। ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने डिक्लेयर करा था 48 घंटे पहले। ट्रंप ने उस चीज को नजरअंदाज किया और ट्रंप ने हमला कर दिया 28 तारीख पे ईरान। ईरान के ऊपर हमला हुआ, खमेनेई मर गया, और जैसी खमेनेई की डेथ हुई हर चीज एक स्पाइरल में चली गई। जी, होता है ना, हर चीज स्पाइरल में चली गई। अब इशू क्या है यहां पे? पहला, ये जो मैंने आपको बात बताई। दूसरी चीज ये है कि ओमान को अब यह बात पता लग गई है, ओमान के अंदर भी बेस है, यूएस का बेस। ओमान ऑल्सो हैज अ यूएस बेस। लेकिन आज की तारीख में ओमान को पता है कि यूएस बेस के होने के बावजूद ओमान पे हमले हुए और ओमान कुछ नहीं कर पाया। कुछ नहीं कर पाया, यूएस का बेस कुछ नहीं कर पाया। उसका कारण है, आप यह मत समझना कि अमेरिका के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। अमेरिका की थिंकिंग आज की तारीख में भी काफी हद तक, जो सीनियर लोग हैं ना, आप ये समझिए कि जो लोग अमेरिका में डिसीजंस ले रहे हैं टॉप लेवल पे, मैं पीट हेग्सेथ वगैरह की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं पेंटागन की। पीट हेग्सेथ थोड़ा ना बताएगा कि कौन सी मिसाइल बनाओ। पीट हेग्सेथ तो पॉलिसी लेवल पे है, सेक्रेटरी ऑफ वॉर है वो, या सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, जो भी अपने आप को कहना चाहे, वो नॉमेनक्लेचर बदलता रहता है आदमी। ये जो पॉलिसीज हैं ये तो बनाता है पेंटागन, और पेंटागन में जो सीनियर जनरल्स हैं, माना कि एक जनरल है 55 साल का, एक मैं आपको बात बता रहा हूं, 55 साल का, या ये जनरल है 57-58 ईयर्स ऑफ एज, जो कि मतलब पीक पे है, बिल्कुल अपने करियर की पीक पे। 3 स्टार जनरल है, हो सकता है 4 स्टार बनने वाला हो, वॉट एवर द केस में भी। जब वो कमीशन हुआ था, जब वो फौज में आया था, तो उस समय जो उसने पढ़ा था, उसने ये पढ़ा था कि एक देश है यूएसएसआर, और वो हमारा दुश्मन है। यूएसएसआर के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, और यूएसएसआर हमारे ऊपर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल डालेगा, लिहाजा हमें एक प्रोग्राम अपना ऐसा बनाना है कि हम उससे बच सकें, और देन वी शुड ऑल्सो बी एबल टू काउंटर देम एंड डिस्ट्रॉय देम इन रिटर्न। ये सोवियट्स का भी मामला था, ये अमेरिकन का भी मामला था, और पूरी कोल्ड वॉर की जो थिंकिंग थी वो जीरो सम गेम थी। पूरी कोल्ड वॉर की थिंकिंग एक जीरो सम गेम थी, इसका होना जाना कुछ नहीं है। तो इसको कहते थे MAD, मैड यानी कि म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। ये बात तय, तुमने बटन दबाया तो तुम भी नहीं बचोगे, फिर तुम बर्बाद होगे, हम बर्बाद हो जाएंगे, पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, कहानी खत्म। डर के मारे उसके बाद 1945 के बाद नोबडी हैज यूज्ड अ न्यूक्लियर वेपन। जो पहली और दूसरी बार यूज हुआ था, दैट इज एटॉमिक वेपन्स, हिरोशिमा नागासाकी। उसके बाद चैप्टर बंद हो गया, फिर टेस्टिंग हुई है, इस्तेमाल कभी नहीं हुआ। अब तीसरी चीज ये है कि ओमान को लगता है कि अगर हम बीच में ना आए आज की तारीख में, ये जो डील की बात ईरान कर रहा है ना, ओमान इसके बारे में ज्यादा नहीं बोल रहा। ओमान इज नॉट स्पीकिंग वेरी मच अबाउट इट। ओमान जो है वो डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट दे रहा है। ये जो बड़े बड़े स्टेटमेंट्स हैं ये ईरान की तरफ से आ रहे हैं। राइट। ओमान के अंदर ये भी थिंकिंग है कि यार देखो, कम से कम ईरान हमसे बात तो कर रहा है, ईरान पूछ तो रहा है हमसे कि चलो दोनों भाई मिलके कर लेते हैं। वरना ईरान, माफ करना, ईरान अगर ओमान के शिपयार्ड्स पे, या ओमान के डॉक्स पे, या ओमान के पोर्ट्स पे, या ओमान के स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक कर सकता है, तो वो तो फिर ओमानी वाटर्स को भी कंट्रोल कर सकता है, जो कि करता चला आया है। बिल्कुल। यानी कि कोई जहाज अगर ओमानी वाटर से आ रहा है तो उसको तो टारगेट कर ही रहा है।
तो भाई अगर मालपुआ पूरा का पूरा ईरान ले गया तो तुम्हारे हाथ में क्या रहेगा? कुछ भी नहीं। तो एक काम करो, ठीक है, ईरान तुम्हें मालपुए का छोटा सा एक टुकड़ा दे रहा है, तो तुम उस टुकड़े से खुश हो जाओ, वो मालपुआ खा लो, ये भी एक थिंकिंग है। सर इससे जुड़ा हुआ एक सवाल है, जैसे आपने बताया कि ओमान के अंदर यूएस का बेस भी एक है, तो एक क्या ये चीज़ हो सकती है कि जब इनकी नेगोशिएशंस पूरी हो जाएं आपस में ईरान और ओमान की, और ट्रम्प को अगर थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी नजर आती है इस डील में और एक जॉइंट स्टेटमेंट जो देने वाले हैं उसमें, तो इससे क्या हॉर्मुज की फंक्शनिंग हो सकती है वापस से, और क्या वो डीएस्केलेट हो सकता है? मैं इसमें दो चीजें हैं। नंबर वन, हॉर्मुज की फंक्शनिंग तो हो ही जाएगी, आज नहीं तो 6 महीने के बाद हो जाएगी। वो फंक्शनिंग करवाएगा कौन, ये सवाल है। होगी कि नहीं होगी ये सवाल है नहीं, ये सवाल है नहीं कि होगी कि नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि इससे ईरान को भी दर्द पहुंच रहा है। मैं आपको ऐसे बताता हूं कि ईरान को भी प्रॉब्लम हो रही है जी, बिकॉज ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोजर। दुनिया को तो हो रही है, ईरान को भी हो रही है। भाई ईरान का भी तो तेल वहीं से जा रहा है, बिल्कुल। अब ऑब्वियसली नहीं जा रहा है, तो ईरान के पास फॉरेन एक्सचेंज कहां से आ रहा है, राइट, या ईरान के पास पैसे कहां से आ रहे हैं, ईरान के पास कमोडिटीज कहां से आ रही हैं, वैल्यू कहां से आ रही है? कहीं से नहीं आ रही, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो बंद है, गल्फ ऑफ ओमान बंद है। अब एक तो ये बात है, दूसरी ये चीज है कि कौन कंट्रोल करेगा, लड़ाई इस पे है। क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा, नहीं खुलेगा? ऑब्वियसली खुलेगा, आज नहीं खुलेगा, साल भर बाद खुलेगा, लेकिन खुलना तो उसको है। लेकिन जब वो खुलेगा तो कौन से फ्रेमवर्क में वो खुलेगा? क्या उसको अमेरिकन कंट्रोल करेंगे? ठीक है, क्या अमेरिकन कंट्रोल करेंगे? जब मैं अमेरिकन कंट्रोल करेंगे बोल रहा हूं, तो इसमें मेरा मतलब वो भी है द सिग्नेटरीज ऑफ द मेका डिफेंस एग्रीमेंट। ओके, और मेका डिफेंस एग्रीमेंट की जब मैं बात करता हूं, मैं पाकिस्तान की इसमें बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं बेसिकली सऊदी अरेबिया की, क्योंकि अभी तो 3 लोग हैं या 3 देश हैं, पाकिस्तान, सऊदी एंड तुर्की, लेकिन इसमें अब मिडिल ईस्ट के और भी देश शामिल होंगे, और ईरान ऑलरेडी इनको अपना दुश्मन समझता है। ठीक है, बिल्कुल। पाकिस्तान का कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के पास ना पैसे हैं तेल खरीदने के लिए, और तेल लेने के बाद वो पैसा देता भी नहीं है पाकिस्तान, क्योंकि उसके पास है नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, क्योंकि ईरान से मिलता जुलता है, लेकिन पाकिस्तान के उसमें कोई स्टेक्स नहीं है। पाकिस्तान के एक्चुअली कोई स्टेक्स है नहीं उसमें, पाकिस्तान समझता है उसके स्टेक्स हैं, समझता तो पाकिस्तान बहुत कुछ है, लेकिन पाकिस्तान के कोई इसमें स्टेक्स नहीं है। पाकिस्तान इज नॉट अ बिग बायर ऑफ ऑयल, इट्स अ बिग बेगर ऑफ ऑयल। हाँ, पाकिस्तान भीख मांग के तेल ले लेगा, और फिर भीख मांगने के बाद जब बोलेंगे कि यार कुछ तो पैसा दे दो, क्या सब अगले साल दे देंगे, तो ये पाकिस्तान का एक पेटेंट जो है, पेटेंटेड उन लोगों ने करवा रखा है। तेल भी वो भीख मांग के, पैसा वैसा नहीं देते पाकिस्तानी, दे डोंट बिलीव इन पे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा, जाहिर सी बात है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा। कब खुलेगा, कौन से फ्रेमवर्क में खुलेगा, उसको कंट्रोल कौन करेगा, लड़ाई इस चीज की। जी सर, आगे बढ़ते हैं। अगली खबर सर ये आ रही है कि हूतियों ने रेड सी के ऊपर अपने हमले तेज कर दिए हैं। अभी उन्होंने एक हमला किया, ताज़ा हमले में उनकी मिसाइल ने निशाना बनाया एक सऊदी के वॉरशिप को, और साथ ही 4 एस्कॉर्ट बोट भी थी। इसकी कंफर्मेशन सर यहा सारी ने दी है, ये हूती मिलिट्री के स्पोक्स पर्सन है। इस पर सर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सवाल इसमें ये जुड़ा हुआ है, जिस तरीके से हमले बढ़ते जा रहे हैं, अल-मौका पोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफी नुकसान पहुंचा है इससे, तो क्या सर बाबल मंदेब पर भी खतरा उतना ही बड़ा मंडरा रहा है इस समय? सवाल ये नहीं है कि बाबल मंदेब पे खतरा है, वो सवाल नहीं है। अगर हूथी मारेंगे तो रेड सी और बाबल मंदेब पे ही मारेंगे। वो कौन सा पर्शियन गल्फ के अंदर मिसाइल मार रहे हैं, उन्होंने तो नीचे ही मारनी है जी, क्योंकि उनकी ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी वो है। सवाल ये है कि सऊदी अरब ने तो फिर अभी साइन करा था मेका डिफेंस एग्रीमेंट, क्या हुआ जी, क्या हुआ? अटैक ऑन वन इज एन अटैक ऑन ऑल। ये इतना बड़ा फ्रॉड है ये एग्रीमेंट, मैं आपको बताता हूं। पहले पिछले साल सितंबर में पाकिस्तान और सऊदी अरब ने साइन करा था, और ये बोला गया था एक पे हमला मतलब दोनों पे हमला, एक पे हमला मतलब दोनों पे हमला। फिर तुर्की आ गया बीच में जी, तो फिर उन्होंने डायलॉग बाजी चेंज कर दी और बोला कि एक पे हमला मतलब तीनों पे हमला। अब इसमें मिस्र आ जाएगा, इजिप्ट, फिर ये लोग बोलेंगे कि एक पे हमला मतलब चारों पे हमला। फिर इसमें 25 लोग आ जाएंगे, फिर बोलेंगे एक पे हमला मतलब 25 पे हमला, और हमले होते चले जा रहे हैं। ये जो हमला हुआ है जी सर, अब कुछ पाकिस्तानी इसको घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। लाहौरियों का दिमाग कम होता है। द क्यूमुलेटिव IQ ऑफ द सिटी ऑफ लाहौर इज लेस देन अ बोल ऑफ सैलेड। वो बिल्कुल ही पैदल है। ये किस तरीके से चेंज कर रहे हैं लाहौरी, नैरेटिव बनाना भी नहीं आता इन लोगों को। ये कह रहे हैं कि नहीं साहब, जब कोई स्टेट अटैक करेगा, जब कोई मुल्क अटैक करेगा, तब पाकिस्तान एक्शन में आएगा। ठीक है, और फिर कंपेयर करते हैं आर्टिकल 5 नेटो से।
इनकी औकात नहीं है, पर ये बोल देते हैं। ठीक है, लाहौरियों की आदत है बोलने की। अब इसमें दो जो हैं मेजर लैकून है, मैं आपको बताता हूं। पहली बात तो यह है कि जब पाकिस्तान और सऊदी का डिफेंस पैक्ट सितंबर 2025 में साइन हुआ था, उस वक्त, उसके बाद 28 फरवरी को जब हमला हुआ, तो ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स मारे, तब पाकिस्तान कहां पे था? मैका डिफेंस एग्रीमेंट तो अभी साइन हुआ अगस्त में जी। उसके पहले तो इनका ऑलरेडी एक है कि एक पे हमला मतलब दोनों पे हमला। मैका डिफेंस एग्रीमेंट तो एक ब्रांडिंग है जी। डील तो इनकी पहले साइन हो गई थी पाकिस्तानी और सऊदी की। जब ईरान हमला कर रहा था सऊदी के ऊपर, तब पाकिस्तानियों ने क्या करा, मैं यह जानना चाहता हूं। जो कल नालायक थे वो आज लायक कैसे हो सकते हैं? और दूसरी चीज, जो ये पाकिस्तानी पत्रकार या पाकिस्तानी सो कॉल्ड इंटेलिजेंशिया, दो देयर इज नथिंग कॉल्ड पाकिस्तानी इंटेलिजेंशिया, लेकिन फिर भी ये जो बात कहते हैं ना कि साहब ये नॉन स्टेट एक्टर्स के लिए नहीं है, यानी कि अगर हुथी मारे तो हम लोग बच जाएं, हम इसमें ना करें, वो तो जब ईरान हमला करेगा तब हम जाके देखेंगे। जी करेक्ट, जब ईरान हमला करेगा। फिर ये बात करते हैं आर्टिकल 5 की, नेटो की। भाई आर्टिकल 5 जब एक्टिवेट हुआ था, 9/11 के बाद एक्टिवेट हुआ था। 9/11 के बाद एक्टिवेट हुआ था आर्टिकल 5, और वो किसी मुल्क ने नहीं, वो किसी नॉन स्टेट एक्टर ने करा था, अलकायदा ने अटैक करा था वो। जी, यही तो बात है 9/11 की, अलकायदा ने अटैक किया था। तो आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं आर्टिकल 5 पे? हमला कहीं से भी हो, हमला तो हमला है, राइट? अब ये देखना पाकिस्तानी फिर क्या बोलेंगे इसमें। मैं अभी से डायलॉग बता दूं पहले एडवांस में, पाकिस्तानी क्या बोलेंगे। पाकिस्तानी बोलेंगे नहीं, वो जब अगर ईरान की फौजें घुसती हैं सऊदी अरब के अंदर तब हम कुछ करेंगे। ये मिसाइल विसाइल से तो अटैक चलते रहते हैं। ये ऐसे लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं जब पूरे मुल्क को हराम का खाने की आदत पड़ गई हो, जैसे पाकिस्तानियों को पड़ गई है हराम का खाने की आदत। अल्हम्दुलिल्लाह हमें लोन मिल गया, अल्हम्दुलिल्लाह 4 पैसे मिल गए। ये जब आप ऐसी डायलॉगबाजी करोगे ना जी, तब ऐसे ही आपकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है पाकिस्तानियों की। अब उनको सही गलत, हराम नमक हराम, इनमें कोई हलाल, इनमें कोई फर्क नहीं, उनके लिए सब ठीक है। जहां से डॉलर आ रहे हैं वो ठीक है। अभी फिर ये झूठ बोलेंगे, मैं एडवांस में बता देता हूं। ये तो मिसाइलें चल रही हैं, जिस दिन ईरान की फौजें घुसेंगे उस दिन हम देख लेंगे इंशाल्लाह, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ये सब ड्रामेबाजी करने वाले हैं लोग। और बताओ। सर बहरहाल अग्रीमेंट मैंने भी थोड़ा बहुत पढ़ा था, और ये स्टेट वाली बात मुझे उसमें नजर आई नहीं। ये स्टेट वाली बात है नहीं वहां पे। अग्रीमेंट की बात नहीं कर रहा मैं कह रहा हूं जो पाकिस्तानी मीडिया पे पाकिस्तानीज एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, वो तो जब नॉन स्टेट एक्टर करेगा उसमें थोड़ा है। वो तो जब कोई प्रॉपर मुल्क, अब ये प्रॉपर मुल्क अटैक करेगा, कर तो चुका है ईरान अटैक, 10 बार अटैक कर चुका है। ईरान की मिसाइल से तो पूरा का पूरा वो जो उनका पाइपलाइन है, पाइपलाइन इनकी ईस्ट और वेस्ट की जो पाइपलाइन है, पेट्रोल लाइन जिसको बोलते हैं, वो तबाह कर दी इन लोगों ने। ईरान ने तबाह करी, हुथियों ने तो बाद में अटैक करा। हुथी तो बाद में घुसे लड़ाई में, सबसे पहले तो तबाह ईरान ने करी थी। इनके शहरों पे मिसाइल मारी है ईरान ने, इनके शहरों पे मारी है। तब पाकिस्तानी सो रहे थे। पाकिस्तानियों को सिर्फ कुछ नहीं चाहिए, अपनी कौम को झूठ बोलना। हरमैन शरीफ की हम लोग दिफा के लिए गए हैं, मक्का मदीना की दिफा के लिए हम लोग गए हैं, मक्का मदीना के लिए हम जान दे देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। कोई भी आप देखना पढ़े लिखे मुस्लिम मुल्क में ये डायलॉगबाजी नहीं होती। ये पाकिस्तानी है मदरसा छाप, ये सब जो बकवास करते रहते हैं। हरमैन शरीफ को कोई खतरा है ही नहीं, मक्का मदीना को ना कल खतरा था, ना आज खतरा है, ना कभी और खतरा आगे होगा। सवाल ही नहीं उठता भाई। जैसा मैंने बताया था आपको, ईरानी भी मक्का मदीना को उतना ही मानते हैं, वो शिया हैं, वो भी मक्का मदीना की उतनी ही इज्जत करते हैं, उतना ही मुकद्दस मानते हैं जितना सुन्नी मानते हैं। क्या क्या शिया हज पे नहीं जाता? क्या शिया उमरा पे नहीं जाता? फिर इनको खतरा, ये झूठ बोलते हैं पाकिस्तानी। क्या हम हरमैन शरीफ की दिफा करेंगे? किससे दिफा करोगे भाई? हरमैन शरीफ को कोई खतरा नहीं है, ना कभी था, ना है, ना कभी होगा। ये कुछ नहीं, पैसा, लाहौरियों को पैसा मिल जाए, ईमान बेच के पैसा मिल जाए, दैट इज ऑल। लाहौर का एक ही बिजनेस मॉडल है, पैसा ईमान, बस, दैट्स इट। सर आखिरी सवाल ही पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। हाँ। इस्लामाबाद में एक मेमोरेंडम साइन हुआ जून 17 को, उसके 2 महीने पूरे हो गए हैं। इस मेमोरेंडम की कुछ महत्वता थी या नहीं थी? क्योंकि आखिरी दिनों में जब एक्सपायर होने वाला था तो ट्रम्प के कुछ बयान आए थे दैट वी आर लॉकिंग इट, और हमारी बात भी हुई थी कि वो डिप्लोमेटिक मेजर्स पे क्यों जा रहे हैं। तो क्या इस मेमोरेंडम की वजह से वो चीज थी, और अब इसके एक्सपायर होने के बाद किस तरीके से हालात बदलेंगे? कुछ नहीं बदलेगा, कुछ नहीं होने वाला। देखो बात यह है ना, ईरान को ऐसा लगता है कि ईरान जीत गया। ईरान ने उस सो कॉल्ड जीत की, जो ईरान सोच रहा है कि वो जीत गया, इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई है ईरान ने। ईरान अंदर से तबाह बर्बाद हो गया, उसकी इकोनॉमी इज इन शैम्बल्स। तो जो ट्रंप कहता है कि हमने बहुत नुकसान पहुंचाया ईरान को, यह बात सच है। उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, उनकी इकोनॉमी को, उनके मैन पावर को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया अमेरिका ने।
इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यह भी सच है कि ईरान खड़े होकर लड़ भी रहा है अभी भी। तो जब तक दूसरा हार नहीं मानता तब तक तो लड़ाई लड़ ही रहा है वो, नहीं राइट। जब तक वो रिंग में है, आपने उसका मुंह तोड़ दिया, उसका सर फाड़ दिया, वो हार नहीं मान रहा हो फिर भी लड़ रहा है। अगर वो लड़ रहा है तो इसका मतलब इट्स स्टिल इन द फाइट। और आप उसको 100 पंच मारोगे, 2-3 वो आपके भी दे रहा है, करेक्ट, तो आपकी भी नाक से खून निकल रहा है, आप भी परेशान है। और इसमें दुनिया ये देखती है कि ये जो फाइटर है छोटा वाला, यहां पे छोटा फाइटर मैं ईरान को बोल रहा हूं, और पहलवान है अमेरिका, बिल्कुल कागजों में, लेकिन अगर छोटा फाइटर उछल के 3-4 पंच बड़े फाइटर के मुंह पे मार देता है और उसकी नाक से खून निकाल देता है, तो दुनिया तो यही समझेगी कि यार छोटे फाइटर में देखो इतना दम है, ये डरा नहीं। और सही बात है, ईरान डरा नहीं, ये तो सच है ना जी। लड़ रहा है वो अभी भी, कितना भी नुकसान हो गया उसका, लड़ तो रहा है। और डील की बात कौन कर रहा है? क्या किसी ईरानी लीडर ने बात करी कि हमारी डील कराओ, हमारी डील कराओ? नहीं, ये तो ट्रंप कह रहा है डील डील, यानी कि डील के लिए जो उछल रहा है वो कमजोर माना जाता है। जो लड़ाई के बीच में कहता है कि चलो समझौता कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, वो मैच्योरिटी की वजह से नहीं कर रहा, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो हार रहा है जी। ये बात है सर। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए हमसे। थैंक यू। और आपका भी धन्यवाद बने रहने के लिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।